हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सारी जो थियोरी थी उसकी बात हमने कर ली है। आज हम थोड़े एग्जाम्पल जो बाकी हैं हमारे वो आप देखिए। एग्जाम्पल 8.5, द प्लेनेट मार्स हैज़ 2 मून्स, Phobos and Deimos. Phobos has a period 7 hours 39 minutes and orbital radius of 9.4 into 10⁻³ किलोमीटर. Calculate the mass of Mars. आपको पहले क्या करना है, मार्स का मास कैलकुलेट करना है। सेकंड आपको बताया है, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद द मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.52 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब कि मार्स की ऑर्बिट कैसी है, अर्थ से 1.52 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है। What is the length of the Martian year in days? आपको जो है उसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है। देखिए पहले जो है हमें जो दिया है फोबोस के लिए जो टाइम पीरियड दिया है वो मैं आपको बताऊं। मतलब टाइम पीरियड फॉर मार्स, ऐसे TM अगर मैं उसे लिखूं तो, और T भी लिख सकते हैं, 7 hours and 39 minutes। ओके अब ये आवर्स में और ये मिनट में, तो हम क्या करेंगे, सबको जो है वो मिनट में भी लिख सकते हैं। तो 7 6 42, तो 420 प्लस 39 मतलब क्या हो जाएगा, 459 मिनट। ठीक है। तो हमें T की वैल्यू मिल गई और ये जो है वो मिनट में मिली, उसे हम अगर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो T मिल गया। ओके फिर और क्या दिया है हमें, ऑर्बिटल रेडियस दी हुई है। ऑर्बिटल रेडियस अगर उसे हम R से डिनोट करेंगे तो उसकी वैल्यू है 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। 10⁻³ किलोमीटर है, उसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा। पहले हमें क्या फाइंड करना है, जो मार्स है उसका मास फाइंड करना है। पहले देखिए आप यहाँ अगर T की वैल्यू दी हुई है और R की बात की हुई है तो हम केपलर का जो थर्ड लॉ है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमें पता है T² इज प्रोपोर्शनल टू R³ और प्रोपोर्शनल वो जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे क्या आएगा, 4π²/g। वहाँ मास ऑफ अर्थ था, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ मार्स, क्योंकि मार्स के अराउंड जो है उसके जो मून है वो घूम रहे हैं ऑर्बिट में, इसलिए। ओके इनटू R³। तो यहाँ से हम m को जो है वो फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, R³/g T²। देखिए सारी वैल्यू में पता है, पाई मीन्स 3.14, R की वैल्यू जो है वो है 9.4 इंटू 10⁻6। 10⁻6 है तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻18। 6 G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और T की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 459 इंटू 60 होल स्क्वायर। ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप ये चीज़ फाइंड कीजिए कितना आपको आंसर मिलेगा। आपका जो आंसर है वो किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप देख लीजिए आपका आंसर क्या आता है। आपका आंसर आना चाहिए, मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 6.48 इंटू 10⁻23। 6.48 इंटू 10⁻23। तो फर्स्ट आंसर आपको मिल गया। ठीक है। सेकंड, आपको दोनों की रेडियस, अर्थ जो घूम रहा है सन के अराउंड उसकी रेडियस और मार्स की, दोनों की रेडियस के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि ये जो देखिए, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। ये मार्स की जो ऑर्बिट है वो कितनी है, 1.52 टाइम्स अर्थ की ऑर्बिट। मतलब जो MS मतलब जो मार्स है वो सन के अराउंड जो घूम रहा है, मतलब उसकी जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस हुई वो कितनी है, 1.52 टाइम्स जो अर्थ की जो रेडियस है उससे। ठीक है, दोनों के बीच का ये रिलेशन है। नाउ यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। तो मून के लिए T और अर्थ के लिए T का अगर हम रेशियो ले लें तो यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे, मून के लिए, सॉरी मार्स के लिए लिखेंगे और यहाँ पर अर्थ के लिए लिखेंगे। हमें ये पता है कि अर्थ जो है वो पूरा एक चक्कर सन के अराउंड कितने टाइम में
लगा दिया 365 डेज में, मतलब यहाँ 365 आएगा और यहाँ पर ये रिलेशन हमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है 1.52 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो सन के अराउंड उसकी जो ऑर्बिट की रेडियस है उससे, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो Tm² इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया आपका आंसर 1.52 क्यूब इंटू 365 स्क्वायर। ये जो आंसर है आप दो तरह से काउंट कर सकते हैं, पहले इसका क्यूब कीजिए और इसका स्क्वायर और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसका जो आंसर है उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और सेकेंड थिंग ये भी कर सकते हैं कि आप दोनों साइड पे जो स्क्वायर रूट अगर निकालें तो इसका क्या हो जाएगा 1.52 रेज़ टू 3/2 और इसका सिर्फ 365 हो जाएगा। तो इसका 3/2 कैसे करेंगे, उसका जो पावर है वो कैसे काउंट करेंगे, तो 1.52 का पहले क्यूब कीजिए फिर उसका रूट निकाल दीजिए। दोनों मेथड में सेम ही आंसर आएगा। तो आप फाइंड कीजिए आपका आंसर क्या आता है। टाइम पीरियड ऑफ जो मार्स है आपका आंसर आना चाहिए इसके हिसाब से 684 डेज, क्योंकि ये डेज में था आंसर इसलिए आपका क्या आ गया आंसर 684 डेज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा आज का वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। देखिए सेकंड उसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा वो है 8.6। You are given the following data, g is equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, द डिस्टेंस टू द मून r दिया है एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून्स रिवॉल्यूशन इज 27.3 डेज। ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ एम इन 2 डिफरेंट वेज। आपको दो अलग अलग तरह से जो मास है वो ढूंढना है अर्थ का। क्या क्या दिया हुआ है, जी की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, फिर डिस्टेंस टू द मून, मून तक का डिस्टेंस है उसे हमने r लिखा है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, फिर क्या दिया हुआ है टाइम पीरियड t दिया हुआ है 27.3 डेज। आपको पता है इसे सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होती है, इसलिए इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। और आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। दो अलग अलग जो है वो मेथड आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। फर्स्ट जो है हमें जी की वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास जी की क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है फॉर्मूला, GME अपॉन, मैं स्मॉल लिख दूँ इसे, GME अपॉन अर्थ की सरफेस पर ये वैल्यू दी हुई है तो मैं लिख सकती हूँ RE²। तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ जो है वो हम अगर फाइंड करें तो क्या आएगा, G इंटू RE² बाय कैपिटल G हो जाएगा। यहाँ पर सारी वैल्यू हमें पता है, G की वैल्यू दी हुई है 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ हमें दिया है 6.37 इंटू 10⁶, उसका क्या आएगा स्क्वायर, और जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए, 5.8 और समथिंग 5.9 सॉरी, तो आपका आंसर आएगा 5.97 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो फर्स्ट जो आंसर है वो हमें मास ऑफ अर्थ इस तरह मिल गया। ओके, सेकंड मेथड से भी हमें पता लगाना है कि मास ऑफ अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो मून है और मून की क्या दी हुई है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो उसका टाइम पीरियड भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम केपलर का थर्ड लॉ यूज़ कर सकते हैं, T² इज़ प्रपोर्शनल टू R³। ओके, तो उस वजह से हमें हमारा आंसर मिल सकता है उस तरह से। तो यहाँ पर लिख सकेंगे हम, यूजिंग द मून is revolving around the earth. So by using
केपलर्स थर्ड लॉ, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GME इंटू आर क्यूब। यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ नहीं आएगा, रेडियस ऑफ मून आएगा, ठीक है ना। मून जो रेडियस में घूम रहा है उसके लिए हम लिख रहे हैं, और टाइम पीरियड ये किसके लिए, मून के लिए। तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन GT स्क्वायर। बस सब चीज़ आपको पता है, यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 3.14। आर जो दिया है वो है, बुल से आर ही मत ले लेना, 3.84 इंटू 10⁸, उसका क्या करना है, क्यूब करना है, अपॉन जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, टी जो है 27.3 इंटू 24 इंटू 3600, उसका क्या है फिर स्क्वायर है। आपका आंसर ऑलमोस्ट आएगा 6.02 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इसका मतलब ये दोनों जो मेथड है, दोनों से आपका जो आंसर है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ऑलमोस्ट 1% से भी कम का वेरिएशन है। तो आप कोई भी मेथड से मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दीजिए इसको, ओके। फिर 8.7, देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमें, उसमें क्या लिखा है, हाँ, एक्सप्रेस द कांस्टेंट के ऑफ इक्वेशन 8.38। 8.38 हमारा इक्वेशन कौन सा था, ये था टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू RE प्लस H होल क्यूब, ऐसा हमारा इक्वेशन था। गिवन के इज इक्वल टू 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। द मून इज at the distance of 3.84 into 10⁵ kilometer from the earth. Obtain its time period of revolution in days. ओके, आपको उसका जो टाइम पीरियड है वो डेज में निकालना है। पहले तो जो कांस्टेंट है के, वो के हमें क्या दिया हुआ है, 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ऐसे हमें दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ऐसे दिया है। इससे पहले तो हमें क्या करना है, डेज और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आप थोड़ा ये सोचिए कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ये देखिए, आपको ये तो पता होगा कि एक दिन में, अगर एक दिन की बात करिए तो उसमें 24 आवर्स होते हैं और एक आवर में 3600 सेकेंड्स होती है। तो मतलब ये पूरा मिला के फिर कितने दिन होते हैं, इतनी सेकंड मिला के एक दिन होता है। समझ में आ रहा है, 24 इंटू 3600 सेकेंड हम करेंगे तो एक दिन होता है। हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें से हमें सेकंड को डे में लिखना है, तो आगे का 10⁻13 ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ 1 सेकेंड स्क्वायर हम मान सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 सेकेंड इक्वल टू कितने डेज होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर, 1/24 इंटू 3600 हो गया। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/24 इंटू 3600 डे स्क्वायर। स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर किया। समझ में आया इतना, ओके। नीचे क्या है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है, मीटर को हमें किलोमीटर में लिखना है। तो हमें इतना तो पता है कि अगर 1000 या 10⁻3 लिख सकते हैं, 10⁻3 मीटर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर। तो अगर 1 मीटर है हमारे पास तो कितने किलोमीटर होंगे, 1/10⁻3 होंगे। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻3 किलोमीटर। तो हम मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/10⁻3 किलोमीटर, और उसका क्यूब है तो क्यूब करेंगे। बस अब आप आंसर निकाल दीजिए, ऐसे होगा 10⁻13 ऐसे ही रहेंगे, और ये तो पूरा नीचे है और उसका स्क्वायर है। क्या है नीचे, 24 इंटू 3600 उसका स्क्वायर है, और 10⁻3 का जो क्यूब है वो नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 10⁻3 का क्यूब ऊपर जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, डे स्क्वायर बाय किलोमीटर क्यूब, ओके। बस अब इसकी जो है वो कैलकुलेशन आपको इजीली आ जाएगी। तो आप इसका आंसर पहले निकाल दीजिए। देखिए आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, 1.33 इंटू 10⁻14, 1.33 इंटू 10⁻14 डे स्क्वायर अपॉन किलोमीटर क्यूब। समझ में आया।
बस ऐसे ही आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर आपको क्या जो है वो ढूंढने के लिए बोला हुआ है, आपको क्या दिया है उसके बाद देखिए, आपको दिया है कि द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब मून का जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, और फिर उसके बाद हमें क्या बोला है, वो जो है उसे हम रेडियस बोल सकते हैं। तो नाउ r इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। नेक्स्ट जो बोला है ऑब्टेन इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन डेज। ओके, तो मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है। तो हम केपलर का थर्ड लॉ अगर यूज़ करें तो क्या लिख सकते हैं, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, और ये जो है उसकी जगह हम कांस्टेंट k लिख सकते हैं, जो k हमें पता है। तो k की जो वैल्यू है वो हम क्या लिखेंगे 1.33 इंटू 10⁻⁻14 क्या है उसके पीछे d² अपॉन किलोमीटर क्यूब है। ओके, k की वैल्यू मैंने लिख दी। अब इसके बाद क्या है r³ मतलब इसका क्यूब करके लिखना है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर क्यूब। मैंने यहाँ पे यूनिट्स इसलिए लिखे हैं कि अगर आप क्यूब करेंगे तो देखिए किलोमीटर क्यूब एंड किलोमीटर क्यूब कैंसल्ड आउट। ओके, नहीं तो आप क्या करेंगे, गलती करेंगे कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसको फिर किलोमीटर में ही इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये पर किलोमीटर है क्यूब, है ना, तो वो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए मैंने पूरा वो लिखा है। तो किलोमीटर क्यूब कैंसल आउट हो गए, और बाकी की ये दोनों की इसका क्यूब करके फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए और फिर स्क्वायर रूट निकालिए। तो t की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट आपकी आ जाएगी 27.3 डेज, क्योंकि d² है तो क्यूब उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 27.3 डेज। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसे आपको ये लिखना है पूरा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 8.8 क्वेश्चन में आपको बताया है कि अ 400 किलोग्राम सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE अबाउट द अर्थ। How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE? What are the changes in the kinetic and potential energies? देखिए, पहले तो आपकी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड घूम रही है किसी भी ऑर्बिट में, सपोज r रेडियस वाली ऑर्बिट में है वो, तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है r रेडियस की ऑर्बिट में, आपको पता है उसकी एनर्जी क्या होगी, -GMEM/2r, है ना, ये उसकी फॉर्मूला है। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इन द ऑर्बिट ऑफ r रेडियस टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज क्या होगी उसकी, E इज इक्वल टू -GMEM/2r। ये आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है, इतनी होती है। अब देखिए पहले जो थी वो कौन सी ऑर्बिट में थी, कितनी रेडियस वाली 2 RE। ओके, तो यहाँ पर उसकी कुछ इनिशियल एनर्जी होगी, वहाँ से 4 RE रेडियस वाली ऑर्बिट में आपको उसे ले जाना है। तो उसका मतलब ये होगा कि r चेंज होगा तो एनर्जी चेंज होगी। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वो जो अगर उसे रहना है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए, यहाँ पर रहना है तो इतनी एनर्जी चाहिए। तो आपको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दोनों के डिफरेंस जितनी, है ना, मतलब कि मैं क्या करूँगी, फाइनल एनर्जी जो है वो ढूंढ लूँगी इनिशियल, और दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा कि सैटेलाइट को कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, इनिशियल एनर्जी ई इनिशियल इज इक्वल टू क्या आएगा, -GMEM/2। r कितना है 2 RE रेडियस में है, तो मतलब कि हमारा आंसर है -GMEM/4 RE। एंड फाइनली क्या कहाँ पर है, ई फाइनल वो कितनी रेडियस में है 4 RE, तो मतलब कि क्या आ गया -GMEM/ क्या हो जाएगा 8 RE। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस क्या हुआ, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो -GMEM/8 RE
डिवाइड सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस GMEM/4RE, दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया। देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पर GMEM/4RE कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर -1/2 पहले में से और +1, -1/2 + 1 दैट इज 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल्टा E क्या आ गया आपके पास 1/2 मतलब ये 8/8 हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मास ऑफ अर्थ कितना है, सब चीज़ अगर आपको याद नहीं है तो बहुत ही इजी फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकती हैं कि यहाँ पर RE से इसे मल्टीप्लाई करें और RE से अगर डिवाइड करें तो इतना जो आंसर है हमारा ये वाला, यह क्या हो गया GME/RE², दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/8 mg/RE। अब हमें सब चीज़ पता है तो ये सब अगर हम रख दें यहाँ पे तो 1/8 कितना मास था 400 किलोग्राम, ओके। g की वैल्यू 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एनर्जी जो का आंसर है वो हमें मिल जाएगा। किस चीज़ में मिलेगा एनर्जी, जूल में मिल जाएगी, ठीक है। और आपका आंसर आएगा 3.13 × 10⁹, ठीक है, ओके। अब हमें सेकंड चीज़ क्या पूछी है, व्हाट आर द चेंजेस इन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आप याद कीजिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल एनर्जी है दोनों सेम है, याद है आपको। सिर्फ फ़र्क कितना था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस थी तो टोटल एनर्जी माइनस थी। यहाँ पर आपको चेंज पूछा है, चेंज का मतलब क्या होता है, वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली अगर कम है और फाइनल ज़्यादा है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो प्लस में आएगा। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल कम है तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डिफरेंस माइनस में आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस में नहीं हो सकती लेकिन दोनों का डिफरेंस माइनस हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल एनर्जी, है ना। तो लिख सकते हैं डेल्टा K इज इक्वल टू कितना आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन ये प्लस है तो वो माइनस आएगा। आपको याद आया, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस थी तो डेल्टा मतलब तब एनर्जी माइनस में आएगी, दोनों क्या होगा उल्टा होगा। तो मतलब डेल्टा K क्या आएगा -3.13 × 10⁹ जूल। और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो याद कीजिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो टोटल एनर्जी जो थी उससे कैसी थी, डबल थी, है ना। दोनों ही माइनस में थी, पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस और टोटल एनर्जी भी माइनस। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस प्लस है तो उसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी प्लस ही आएगा, ओके। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि इससे वो आपका आंसर जो है वो कैसा होगा, डबल होगा। तो दैटफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा 2 टाइम डेल्टा E, मतलब इसे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो आंसर है 6 पॉइंट क्या आ जाएगा 26 × 10⁹ जूल, ओके। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी, ओके। तो आज जितने भी एग्जाम्पल करवाए आप उसे प्रैक्टिस कर देना। बाकी नेक्स्ट टाइम जो है हमारी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स दिए हुए वो हम सॉल्व करेंगे।